कहीं कुछ अद्भुत खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है, ये कार्ल सेगन ने कहा था। और आज हम कुछ ऐसी ही एक अद्भुत खोज की तरफ बढ़ रहे हैं जो भारत के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में की है। नमस्कार, द डीप डाइव में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 और इसके एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण VLEC की ताज़ा उपलब्धियों पर एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। हाल ही में मिशन ने सूर्य से निकलने वाले जो ज़बरदस्त विस्फोट होते हैं ना, जिन्हें कोरोनल मास इजेक्शन मतलब CME कहते हैं, उनको उनके जन्मस्थान के काफ़ी करीब से देखा है। और ये भी एक अभूतपूर्व तरीके से हुआ है। हमारी ये पूरी बातचीत द हिंदू में छपे एक बहुत महत्वपूर्ण लेख पर आधारित है। ये विश्लेषण खास तौर पर UPSC की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अहम है। ये विषय प्रीलिम्स के लिए तो है ही, मेंस में साइंस एंड टेक के लिहाज से भी काफ़ी प्रासंगिक हो सकता है। और हाँ, जो लोग अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि रखते हैं उनके लिए भी ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा आदित्य N1 के बारे में बात कर लेते हैं। ये भारत का पहला मिशन है जो पूरी तरह से सूर्य को स्टडी करने के लिए ही बनाया गया है और इसे अंतरिक्ष में एक खास जगह पर रखा गया है, पृथ्वी और सूर्य के बीच का लैग्रेंजियन पॉइंट L1। हाँ, L1 पॉइंट। ये जगह खास क्यों है, मतलब यहीं क्यों? देखिए, L1 पॉइंट पर क्या होता है कि पृथ्वी और सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण है वो एक तरह से बैलेंस हो जाता है, तो यान को वहां टिके रहने में कम ईंधन लगता है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, जैसा आपने कहा, वहां से सूर्य का नजारा 2400 घंटे मिलता है बिना किसी रुकावट के। कोई ग्रहण नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल लगातार नजर। हाँ, लगातार। और इसी आदित्य L1 मिशन का एक बहुत अहम हिस्सा है VELC पेलोड। हाँ, VELC। तो इसकी क्या खासियत है, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हाँ, तो VELC की भूमिका यहाँ बहुत खास है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सूर्य की बाहरी परत, जिसे कोरोना कहते हैं, उसका अध्ययन विजिबल लाइट में करता है, मतलब जिस रोशनी को हम देख सकते हैं। ओके। और वो भी सूर्य की सतह के काफी नजदीक से। लेकिन ये सिर्फ तस्वीरें नहीं लेता, ये करता है स्पेक्ट्रोस्कोपिक अवलोकन। स्पेक्ट्रोस्कोपिक अवलोकन, ये शब्द थोड़ा भारी लगता है। हाँ, सुनने में तकनीकी है पर आसान है। क्या मतलब है इसका आम भाषा में? और ये सिर्फ फोटो लेने से बेहतर कैसे है, खासकर सूर्य के इतने पास? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, तस्वीर हमें बताती है कि कोई चीज कैसी दिख रही है, जैसे CME का आकार कैसा है, कितना फैला हुआ है। ठीक है। पर स्पेक्ट्रोस्कोपी ये बताती है कि वो चीज किस चीज से बनी है, उसका तापमान कितना है, उसका घनत्व कितना है, वो किस रफ्तार से चल रही है। अच्छा। ये होता है प्रकाश का विश्लेषण करके। जैसे मान लीजिए CME से प्रकाश आ रहा है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी उस प्रकाश को उसके अलग अलग रंगों में, मतलब तरंगदैर्ध्य में तोड़ देती है। जैसे प्रिज्म करता है? बिल्कुल, प्रिज्म की तरह। और हर तत्व, हर पदार्थ एक खास तरह का लाइट सिग्नेचर या फिंगरप्रिंट छोड़ता है। तो उस फिंगरप्रिंट को पढ़कर वैज्ञानिक CME के अंदर की कहानी जान सकते हैं। वाह। और वो भी तब जब वो बस पैदा ही हुआ है, अपनी शुरुआती अवस्था में। ये जानकारी दूर से देखने पर नहीं मिल पाती। समझ गया। तो ये एक तरह से प्रकाश के फिंगरप्रिंट को पढ़ना है। और इसी क्षमता का इस्तेमाल करके, जैसा द हिंदू के लेख में बताया गया है, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान यानी IIA और नासा के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक बड़ा विश्लेषण किया है। हाँ जी। उन्होंने VLC के डेटा से एक CME का अध्ययन किया, वो भी ठीक वहीं से जहां से वो निकला था। और ये पहली बार हुआ है कि विजिबल लाइट में सूर्य के इतने पास से किसी CME का स्पेक्ट्रोस्कोपिक विश्लेषण हुआ हो। बिल्कुल, और ये पहली बार होना ही इसे इतना खास बनाता है। पहले CME क्या है उसे थोड़ा और समझ लेते हैं। हाँ, बताइए। ये सूर्य के कोरोना, जो उसकी सबसे बाहरी परत है, उससे अरबों टन प्लाज्मा, मतलब आयनित गैस और चुंबकीय क्षेत्र का अचानक से बहुत तेजी से अंतरिक्ष में फेंका जाना है। ये सौर मंडल की सबसे ताकतवर घटनाओं में से है। अब तक हम इन्हें ज्यादातर तब देखते थे जब ये सूर्य से काफी दूर निकल जाते थे, लेकिन VLC हमें इनके, कह सकते हैं, बचपन की जानकारी दे रहा है, उनके शुरुआती पलों की। हाँ बिल्कुल। और स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से वैज्ञानिक इस शुरुआती स्टेज में ही CME के कई महत्वपूर्ण पैरामीटर्स का अंदाजा लगा पाए हैं। और वो पैरामीटर्स क्या हैं? लेख में VLC के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर प्रोफेसर R रमेश के हवाले से कुछ आंकड़े हैं। वो सुनने में काफी
आश्चर्यजनक लगते हैं। हाँ, आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं और सीएमई की ताकत का अंदाजा देते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन घनत्व की बात करते हैं। ठीक है। वीएलसी ने जिस सीएमई को देखा उसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व लगभग 37 करोड़ इलेक्ट्रॉन प्रति घन सेंटीमीटर पाया गया। 37 करोड़ प्रति घन सेंटीमीटर। ये सामान्य कोरोना से कितना ज्यादा है? बहुत ज्यादा। सामान्य जो शांत कोरोना होता है उसमें ये घनत्व करीब 1 से 10 करोड़ प्रति घन सेंटीमीटर होता है। अच्छा, मतलब कई गुना ज्यादा। हाँ, तो आप सोच सकते हैं कि सीएमई के अंदर पदार्थ कितना घना होता है, कितना कॉम्पैक्ट होता है, खासकर शुरुआत में। ये घनत्व जानना जरूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि विस्फोट में कितना मटेरियल बाहर फेंका जा रहा है। और द्रव्यमान मतलब मास का क्या? लेख में उसका भी जिक्र है। हाँ, द्रव्यमान का आंकड़ा भी उतना ही प्रभावशाली है। अनुमान है कि इस सीएमई का वजन लगभग 27 करोड़ टन था। 27 करोड़ टन? लेख में टाइटैनिक वाले आइसबर्ग से तुलना की थी, उसका वजन शायद 15 लाख टन बताया था। हाँ, लगभग। तो ये सीएमई उस आइसबर्ग से करीब 180 गुना ज्यादा भारी। ये तो कल्पना से भी परे है। ये तुलना बस हमें उसके माशताब, उसके आकार का अंदाजा देती है। सोचिए, सूर्य एक झटके में इतना भारी पदार्थ अंतरिक्ष में फेंक देता है। और ये सिर्फ वजन की बात नहीं है, इसमें जबरदस्त ऊर्जा भी होती है। अनुमान है कि ऊर्जा करीब 9.4 गुणा 10 की घात 21 जूल थी। 10 की घात 21? ये तो बहुत ही बड़ी संख्या है। हाँ, इसे रोजमर्रा की जिंदगी से तुलना करना मुश्किल है। यही ऊर्जा है जो इसे इतनी तेज रफ्तार देती है। तो रफ्तार की बात आई, इसकी शुरुआती रफ्तार कितनी थी? और तापमान? इसकी शुरुआती रफ्तार करीब 264 किलोमीटर प्रति सेकंड मापी गई। 1 सेकंड में 264 किलोमीटर? हाँ, और तापमान भी उतना ही ज्यादा, करीब 1.8 मिलियन यानी 18 लाख केल्विन। ये बहुत ही ज्यादा तापमान है जो प्लाज्मा की स्थिति बताता है। 18 लाख केल्विन। ये सारे आंकड़े, घनत्व, द्रव्यमान, ऊर्जा, गति, तापमान, अपने आप में तो अभूतपूर्व हैं। पर अब सवाल ये है कि सूर्य के इतने करीब इन चीजों को मापने का असली महत्व क्या है? ये हमें सीएमई या सूर्य के बारे में क्या नया सिखाता है? ये बहुत अहम सवाल है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो स्रोत के पास इन पैरामीटर्स को मापना कई वजहों से जरूरी है। पहला, ये हमें सीएमई की उत्पत्ति, मतलब वो कैसे शुरू होता है और उसका शुरुआती विकास कैसे होता है, इसे समझने में मदद करता है। अच्छा। जैसे इतना ज्यादा घनत्व और तापमान हमें बताता है कि विस्फोट के केंद्र में जो भौतिक प्रक्रियाएं हो रही हैं वो कितनी तीव्र और ऊर्जावान हैं। पहले जब हम सीएमई को दूर से देखते थे तो वो फैल चुका होता था, ठंडा हो चुका होता था। उसकी शुरुआती जानकारी खो जाती थी। हाँ, बिल्कुल। हमें उसकी जन्म कुंडली नहीं मिलती थी। वेल्च अब हमें वो जानकारी दे रहा है। दूसरा, इन सटीक मापों से हम ये बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं कि सूर्य ऐसे विस्फोटों से कुल कितना द्रव्यमान और कितनी ऊर्जा खोता है। ये सूर्य के अपने जीवन चक्र और सौर हवा जैसी चीजों को समझने के लिए जरूरी है। और यहाँ फिर से स्पेक्ट्रोस्कोपी का महत्व आता है। उसी प्रकाश के विश्लेषण से हम ये अलग अलग चीजें, तापमान, घनत्व, गति, संरचना सटीक रूप से पता लगा पाते हैं। ये सिर्फ एक धुंधली तस्वीर नहीं है, ये उस घटना का पूरा भौतिक ब्यौरा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये करीबी अवलोकन हमें सिर्फ क्या हुआ नहीं बता रहे, बल्कि कैसे और क्यों हुआ इसके ज्यादा पास ले जा रहे हैं। सही कहा आपने। ये पहले के अवलोकनों से इसलिए बेहतर है कि हमें घटना के मूल कारणों की सीधी जानकारी देते हैं। बिल्कुल सही। ये वैसा ही है जैसे किसी क्राइम सीन की जांच करना, बजाय मीलों दूर से मिली किसी अधूरी रिपोर्ट पर निर्भर रहने के। ये अवलोकन हमें सीएमए बनने की जो फिजिक्स है उसे गहराई से समझने का मौका देते हैं। अब वैज्ञानिक इन आंकड़ों का इस्तेमाल करके अपने मॉडल्स को और बेहतर बना सकते हैं ताकि वे समझ सकें कि ये विस्फोट कैसे शुरू होते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं। और इसका व्यवहारिक महत्व क्या है? क्या इन अध्ययनों का पृथ्वी पर हमारे जीवन से भी कोई लेना देना है? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, द हिंदू का लेख तो मुख्य रूप से वीएलईसी की वैज्ञानिक उपलब्धि पर है, लेकिन सीएमई का अध्ययन सीधे सीधे अंतरिक्ष के मौसम यानी स्पेस वेदर की भविष्यवाणी से जुड़ा है। स्पेस वेदर? हाँ, जब ये शक्तिशाली सीएमई पृथ्वी की तरफ आते हैं तो ये हमारे ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र से टकराते हैं। इससे भूचुंबकीय तूफान आ सकते हैं। अच्छा, उससे क्या होता है?
उससे हमारे सैटेलाइट्स को नुकसान हो सकता है, जीपीएस सिग्नल में गड़बड़ी आ सकती है, हमारी संचार व्यवस्था बिगड़ सकती है और यहाँ तक कि जमीन पर जो बिजली के ग्रिड है उन पर भी असर पड़ सकता है। ओह, ये तो काफी गंभीर असर है। बिल्कुल। तो सीएमई के शुरुआती चरण को समझना, मतलब उसके जन्म के समय के गुण, घनत्व, गति, ऊर्जा, उसका चुंबकीय क्षेत्र, ये सब जानने से वैज्ञानिकों को बेहतर मॉडल बनाने में मदद मिलती है। ताकि वो भविष्यवाणी कर सकें। हाँ, ताकि वो ज्यादा सटीकता से ये अंदाजा लगा सकें कि अगर कोई सीएमई पृथ्वी की ओर आ रहा है तो वो कितना शक्तिशाली होगा और उसका क्या असर हो सकता है। वीएलसी से मिला ये डेटा इस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि ये वो शुरुआती जानकारी दे रहा है जो पहले थी ही नहीं। और लेख में ये भी इशारा था कि सूर्य आजकल अपनी गतिविधि के चरम पर है, मतलब 16 मैक्सिमम के करीब। इसका क्या मतलब है और वीएलसी के लिए ये कितना अहम है? हाँ, सूर्य की गतिविधि लगभग 11 साल के एक चक्र में घटती बढ़ती है। इसे सनस्पॉट साइकिल कहते हैं। हम अभी साइकिल 25 के चरम के आसपास हैं। अच्छा। इसका मतलब है कि सूर्य अभी ज्यादा सक्रिय है, उस पे ज्यादा सनस्पॉट दिख रहे हैं और सोलर फ्लेयर्स और सीएमई जैसी विस्फोटक घटनाएं ज्यादा हो रही हैं और ज्यादा शक्तिशाली भी हो सकती हैं। तो मतलब वीएलसी के लिए सही समय है। बिल्कुल। ऐसे समय में वीएलसी का पूरी तरह काम करना और इन घटनाओं को देखने के लिए तैयार रहना बहुत महत्वपूर्ण है। हम आने वाले समय में और भी शक्तिशाली सीएमई देख सकते हैं और वीएलसी उन्हें उनके स्रोत के पास ही स्टडी करने के लिए एकदम सही जगह पर है। ये मिशन के लिए एक सुनहरा मौका है। यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये सब कैसे प्रासंगिक है? आपने शुरू में कहा था। हाँ, यूपीएससी के नजरिए से ये विषय कई स्तरों पर महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स में तो सीधे सवाल आ सकते हैं, आदित्य L1 मिशन के उद्देश्य, L1 पॉइंट क्या है, वीएलसी जैसे पेलोड्स और उनका काम क्या है। फैक्चुअल सवाल। हाँ, फैक्चुअल। लेकिन मेंस के लिए जीएस पेपर 3 में, जहां साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसका महत्व और भी ज्यादा है। कैसे? यहाँ भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं में ये कैसे बढ़ोतरी करता है, सौर भौतिकी में इसका क्या योगदान है, स्पेस वेदर की भविष्यवाणी में इसके क्या अनुप्रयोग हो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे आईआईए और नासा का मिलकर काम करना, इन सब पहलुओं पर विश्लेषणात्मक सवाल बन सकते हैं। विश्लेषणात्मक। और ये समझना भी जरूरी है कि कैसे हमारी अपनी तकनीक जैसे वीएलसी वैज्ञानिक खोजों में आगे बढ़ रही है। द हिंदू जैसे स्रोतों से ऐसे विषयों का विश्लेषण करना मेंस के उत्तर लिखने में बहुत मदद करता है। बहुत बढ़िया। तो अगर हम आज की चर्चा का सार निकालें, भारत के आदित्य L1 मिशन पर लगे वीएलसी उपकरण ने सूर्य के कोरोना से निकलने वाले सीएमई का सूर्य की सतह के बहुत करीब अभूतपूर्व स्पेक्ट्रोस्कोपिक अवलोकन किया है। हाँ जी। और इस अवलोकन से पहली बार सीएमई के शुरुआती चरण के अहम पैरामीटर्स जैसे इलेक्ट्रॉन घनत्व, द्रव्यमान, ऊर्जा, गति और तापमान का सटीक अनुमान लगा है। सही। और ये आंकड़े सीएमई की उत्पत्ति, उसके विकास और स्पेस वेदर पर उसके असर को समझने के लिए मौलिक महत्व रखते हैं। एकदम सही कहा आपने। ये भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और सौर भौतिकी के क्षेत्र में वाकई एक बड़ी छलांग है। और यहाँ ये एक अहम सवाल भी उठाता है। क्या? कि जिस तरह वीएलसी ने सीएमई के जन्म के समय के ये आंकड़े दिए हैं, क्या भविष्य में मिलने वाला और ज्यादा विस्तृत डेटा हमें सौर तूफानों की भविष्यवाणी करने में एक निर्णायक बढ़त दे पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। और सूर्य के इतने करीब से इन विस्फोटक घटनाओं की पहेली को सुलझाने से सौर भौतिकी के कौन से और अनसुलझे रहस्य सामने आ सकते हैं? जैसे शायद ये समझने में भी मदद मिले कि सूर्य का कोरोना उसकी सतह से इतना ज्यादा गर्म क्यों है। हाँ, ये भी एक रहस्य है। इन सवालों के जवाब तो खैर भविष्य में ही मिलेंगे, लेकिन आदित्य L1 ने उस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण दरवाजा जरूर खोल दिया है। निसंदेह ये खोज न केवल वैज्ञानिकों के लिए बल्कि हम सब के लिए रोमांचक है, क्योंकि हम सब उसी सूर्य के प्रभाव में रहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस गहन चर्चा से विशेषकर यूपीएससी अभ्यर्थियों को इस विषय को समझने में मदद मिली होगी। ये जानकारी द हिंदू में प्रकाशित विश्लेषण पर आधारित थी। अगर आप इस तरह के और विस्तृत विश्लेषण और चर्चाएं चाहते हैं जो आपकी तैयारी और जानकारी को और बेहतर करें, तो कृपया हमें लाइक और सब्सक्राइब करके अपना समर्थन जरूर दें। आपके मन में कोई सवाल हो या आप किसी और विषय पर ऐसी ही गहरी पड़ताल चाहते हो तो नीचे टिप्पणी में हमें जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ उसकी गहराई में उतरने के लिए। धन्यवाद।